हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम। आज मैं आप सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आई हूँ। तो देखिए, आपके आगामी उत्तराखंड के सभी एग्ज़ाम के रिगार्डिंग आप सभी को स्टडी विद एम के द्वारा हिंदी की क्लास प्रोवाइड कराई जा रही है। ये क्लास डेली शाम 5 बजे आप सभी को प्रोवाइड की जाती है, जो कि आपके आगामी उत्तराखंड पुलिस, पटवारी, लेखपाल, फॉरेस्ट गार्ड व अन्य एक दिवसीय सभी परीक्षाओं हेतु काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाली है। तो आप सभी लोग हमारी इस क्लास में स्टार्टिंग से लेकर एंड तक बने रहें। और अभी तक काफ़ी सारे क्लासेस आपको हिंदी की प्रोवाइड कराई गई हैं। तो जिन लोगों ने पुरानी क्लासेस नहीं देखी हैं, स्टडी विद एम पर प्लेलिस्ट अपडेट कर दी गई है, तो वहाँ पे आप विजिट करके अब तक के सारे क्लासेस को एक साथ देख सकते हैं। तो चलिए, आज की इस क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले जिन लोगों ने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ बगल में जो बेल आइकन दिख रहा है, इसे भी प्रेस कर लें, ताकि हम कोई भी वीडियो डालते हैं तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द पहुंच जाए। आप सभी लोग हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। ये भी स्टडी विद एम के नाम से ही बना हुआ है और टेलीग्राम चैनल पर रात को 8 बजे क्विज का भी आयोजन किया जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको क्विज के रूप में दिए जा रहे हैं, तो आप क्विज ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए, आज की इस सीरीज़ को हम स्टार्ट करते हैं। इस सीरीज का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से यौगिक शब्द या शब्दों का चयन कीजिए। तो देखिए, इनमें से यौगिक शब्द का चयन कर लेना है। तो यौगिक शब्द की सबसे पहले हम बात करें तो वे शब्द जो अन्य शब्दों के योग से बने हो। ध्यान दीजिएगा, वे शब्द जो अन्य शब्दों के योग से बने हो तथा जिनके प्रत्येक खंड का अर्थ हो। ये याद रखना है आपको, वे शब्द जो अन्य शब्दों के योग से बने हो तथा जिनके प्रत्येक खंड का अर्थ हो, तो उन्हें यौगिक शब्द कहते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हम एक शब्द लेते हैं, डाक घर। तो देखिए, डाक का मतलब होता है चिट्ठी और घर का मतलब होता है ग्रह या फिर मकान। यानी कि वे शब्द जो अन्य शब्दों के योग से बने हो और प्रत्येक खंड का भी अर्थ हो, तो उन्हें कहा जाता है यौगिक। अब यहाँ पे देखें, सेनापति, अनुशासन, चतुराई, तो ये सभी शब्द आपके यौगिक शब्द हैं। तो इनमें से सभी ऑप्शन डी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, दो भिन्न स्रोतों से आए शब्दों के मेल से बने नए शब्दों को डैश कहते हैं। तो देखिए, दो भिन्न स्रोतों से आए शब्दों के मेल से बने नए शब्दों को कहा जाता है संकर शब्द। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। दो भिन्न यानी कि अलग भाषाओं से मिलकर बने शब्दों को कहा जाता है संकर शब्द। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हमने एक शब्द ले लिया, जांच करता, जांच करता। अब देखिए, यहाँ पे जांच जो है ये आपका किस भाषा का शब्द है? जांच है हिंदी भाषा का शब्द, जबकि कर्ता जो है ये है संस्कृत भाषा का शब्द। तो ये ऐसे शब्द आपके संकर शब्द होते हैं। दो भिन्न यानी अलग भाषाओं से मिलकर बने शब्दों को संकर शब्द कहा जाता है। तो जांच करता आपका एक संकर शब्द हो गया। ऐसे ही हम एक एग्जाम्पल और लेते हैं, चाल बाज। तो यहाँ पे चाल की बात करें तो चाल जो है ये किस भाषा का? हिंदी भाषा का शब्द है, जबकि बाज जो है ये है फारसी भाषा का शब्द। ये ध्यान रखेंगे, फारसी भाषा का शब्द है बाज। और इसके अलावा राजमहल लिखें तो राजमहल, राज की बात करें तो राज किस भाषा का? राज है आपके हिंदी भाषा का शब्द, महल जो है ये है फारसी भाषा का शब्द। ऐसे ही टिकट घर की बात करें, टिकट घर ये भी आपका संकर शब्द है। तो टिकट का टिकट जो होता है ये किस भाषा का शब्द है? ये है हिंदी भाषा का शब्द, जबकि घर जो है ये है अंग्रेजी भाषा का शब्द। तो ये आपको याद रखना है कि दो अलग अलग भाषाओं से मिलकर बने शब्दों को ही संकर शब्द कहा जाता है। और ऐसे ही राम गुलाम जो शब्द है, तो ये भी आपका संकर शब्द होगा, जिसमें राम जो है ये संस्कृत भाषा का शब्द है, जबकि गुलाम जो है ये फारसी भाषा का शब्द है। तो ये आपको याद रखना है, दो अलग भाषाओं से मिलकर बने शब्द संकर शब्द कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, आकाश का पर्यायवाची शब्द है। तो देखिए, आकाश का पर्यायवाची शब्द बताना है यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा? नभ, शून्य, दोनों है। तो ए और बी दोनों आपका करेक्ट आंसर है, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, ललना, कांता, अंगना
और कामिनी किसके पर्यायवाची शब्द हैं? तो देखिए ललना, कांता, अंगना और कामिनी ये सभी पर्यायवाची शब्द हैं स्त्री के। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। हिरण के पर्यायवाची शब्द की बात करें तो हिरण के पर्यायवाची कौन कौन से हो जाएंगे? सारंग, इसके अलावा सारंग जो है ये हिरण का पर्यायवाची शब्द है। इसके अलावा हो जाएगा आपका कृष्णसार, कुरंग, मृग। तो ये सभी पर्यायवाची शब्द है किसके? हिरण के। और चंद्र के पर्यायवाची शब्दों की बात करें तो चंद्र के पर्यायवाची शब्द कौन कौन से होते हैं? हिमांशु, हिमांशु होता है। इसके अलावा चांद होता है, आप सभी को पता है। इसके अलावा चंद्रदेव होता है, चंद्रदेव भी चांद को ही कहा जाता है। सारंग होता है। देखिए सारंग ये एक शब्द देख लीजिए, जो सारंग शब्द है ना इसके अनेक पर्यायवाची हैं, अनेक अर्थ होता है, अनेक अर्थों में इसका प्रयोग किया जाता है सारंग का। तो अनेक अर्थ होते हैं सारंग के। सारंग आपके हिरण को भी कहा जाता है, ऐसे ही चंद्र को भी सारंग बोला जाता है। और आपके सिंह जो होता है ना, सिंह यानी शेर, इसको भी सारंग बोला जाता है। तो निम्न में से सारंग के पर्यायवाची शब्द हैं। इस तरीके से आयु के द्वारा पहले क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो आपके ऑप्शन में दे दिए गए हैं हिरण, चंद्र, सिंह। तो सभी आपका वहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि सारंग के जो अर्थ होते हैं ये बहुत होते हैं, अलग अलग होते हैं। और अलग 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 शब्दों के पर्यायवाची भी है सारंग। तो आपको याद रखना है कि किस किस के होते हैं सारंग। हिरण को भी कहा जाता है, ऐसे ही चंद्र को भी सारंग कहा जाता है। तो ये क्वेश्चन आप गांठ बात के याद कर लीजिए। और आप फिर क्वेश्चन करते हैं कि सारंग के सभी पर्यायवाची शब्द कैसे होंगे। जो सारंग है ना इसके अनेक अर्थ होते हैं और पर्यायवाची शब्द भी इसके अनेक होंगे। तो अगर आपके ऑप्शन में दिए गए हिरण है, चंद्र है, सिंह है, तो और उपयुक्त में से सभी हैं, तो आप उपयुक्त में से सभी करेक्ट करेंगे तो वो ही आपका करेक्ट आंसर होगा। तो इस तरीके से आपको इसको सॉल्व करना है। ऐसे ही हम नदी के पर्यायवाची शब्द की बात करें तो तटिया, नद, नदिया, प्रवाहिनी और निर्झरणी ये सभी नदी के पर्यायवाची शब्द हैं। इनको भी ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कुटिल शब्द का विलोमार्थी शब्द है। तो देखिए कुटिल शब्द का विलोमार्थी बताना है, यानी कि अपोजिट बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सरल, ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर है। अगला देखेंगे, ग्राह्य शब्द का विलोमार्थी शब्द है। तो देखिए ग्राह्य का मतलब क्या होता है? ग्रहण करने योग्य। अब इसका विलोम बताना है, इसका उल्टा क्या हो जाएगा? ग्राह्य ग्रहण करने योग्य, जो त्यागने योग्य होगा, यानी कि त्याज्य। त्याज्य जो हो जाएगा इसका सही विलोम शब्द हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, शब्द देनदार और लेनदार में कृत प्रत्यय का चयन कीजिए। तो देखिए शब्द देनदार और लेनदार में बताना है कृत प्रत्यय। तो देखिए कृत प्रत्यय की अगर हम बात करते हैं तो कृत प्रत्यय क्या होते हैं? वे प्रत्यय जो क्रिया के मूल रूप, यानी कि मूल रूप, क्रिया की मूल रूप क्या होती है? धातु होती है, ये याद रखेंगे। वे प्रत्यय जो क्रिया के मूल रूप यानी धातु में जोड़े जाते हैं कृत प्रत्यय कहलाते हैं। कृत प्रत्यय से बने शब्दों को क्या कहते हैं? ये भी आपसे पूछा जा सकता है। तो इनको कहा जाता है कृदंत। कृत प्रत्यय से बने शब्दों को कहा जाता है कृदंत। अब देखिए फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ पे लिख धातु ले लिया है, लिख धातु, और इसमें हमने कृत प्रत्यय जोड़ना है। कृत प्रत्यय यानी कि आवट कृत प्रत्यय में आता है आपका। तो आवट इसमें जोड़ दिया हमने तो क्या बन जाएगा? लिखावट। लिखावट आपका बन जाएगा। यानी कि वे प्रत्यय जो क्रिया के मूल रूप यानी धातु में जोड़े जाते हैं ये आपके कृत प्रत्यय कहलाते हैं। ऐसे ही हमने एक धातु और लिया, गा धातु। इसमें हम वैया जोड़ेंगे, यानी कि ये भी आपका कृत प्रत्यय है। तो गा और वैया, धातु गा में वैया कृत प्रत्यय जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? गवैया आपका यहाँ पे हो जाएगा। ऐसे ही लेन धातु में, लेन धातु में हमने दार जो है ये कृत प्रत्यय जोड़ना है, दार कृत प्रत्यय, तो क्या हो जाएगा? लेन दार। तो ये ध्यान रखना है। तो यहाँ पे आपका लेनदार और देनदार में क्या हो जाएगा? दार कृत प्रत्यय। ऑप्शन सी यहाँ पे आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो इस तरीके से अगर आप हिंदी के क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं तो आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। हिंदी में 20 क्वेश्चन की हिंदी पूछी जाती है आपके, तो आप 18 से 19 आराम से ले आएंगे अगर आप ध्यान से हिंदी को देखते हैं। और
ज़्यादा से ज़्यादा आप सभी लोग इस क्लास को शेयर कीजिएगा। डेली आपको शाम 5 बजे ये क्लास प्रोवाइड कराई जा रही है और अभी तक काफ़ी सारी क्लासेस प्रोवाइड करा दी गई हैं। तो इन क्लास से काफ़ी हेल्प मिल जाएगी आपको, तो आप देख लीजिएगा इन सभी क्लासेस को हिंदी की। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बाअदब बाकायदा शब्दों में आगत उपसर्ग है। तो देखिए यहाँ पे अभी तक तो आप उपसर्ग से क्वेश्चन पूछा जा रहा था आपसे, अभी तक आप उस उपसर्ग वाले क्वेश्चन देख रहे थे। अब यहाँ पे बात हो रही है आगत उपसर्ग की, तो ये आपको याद रखना है। देखिए हिंदी भाषा में प्रयुक्त होने वाले उपसर्ग जो है इनको 3 भागों में बांटा गया है, ये ध्यान रखेंगे। उपसर्ग क्या होते हैं? उपसर्ग वे शब्दांश होते हैं जो किसी भी शब्दों के आगे यानी कि फ्रंट में जोड़कर क्या करते हैं, उनके अर्थ में विशेषता लाते हैं। तो उपसर्ग जो होते हैं वो शब्दों के फ्रंट में जोड़ेंगे, ये आपको याद रखना है बस। और इसके अलावा देखिए हिंदी भाषा में प्रयुक्त होने वाले उपसर्ग को 3 भागों में बांटा गया है। अब ये 3 भाग कौन कौन से हैं? देखिए पहला है संस्कृत के उपसर्ग, दूसरा है आपका हिंदी के उपसर्ग, और इसके अलावा तीसरा होता है आपका आगत उपसर्ग। तो 3 भागों में बांटा गया है हिंदी भाषा में प्रयुक्त होने वाले उपसर्गों को। और आगत उपसर्ग क्या होते हैं? देखिए विदेशी भाषाओं से आगत उपसर्ग, विदेशी भाषाओं से हिंदी में आए उपसर्ग। तो ये ध्यान रखेंगे, विदेशी भाषाओं से हिंदी में आए उपसर्ग को आगत उपसर्ग कहा जाता है। और संस्कृत में कुल 22 उपसर्ग हैं, ये ध्यान रखेंगे। संस्कृत की बात करें तो इसमें कितने उपसर्ग हैं? 22 उपसर्ग है। कौन कौन से? देखिए अति, अधि, अनु, उप, अभि, औ, आ, उत। इसके अलावा उद यहाँ पे लिखना पॉसिबल नहीं है, बहुत टाइम लग जाएगा, तो आप लिख लीजिए। इसके अलावा उप हो गया, दुस हो गया, दुर, नी, परा, इसके अलावा परी, प्र, प्रति, वी, सम, सन, सु। ये सभी जो 22 उपसर्ग हैं ये है संस्कृत के उपसर्ग। और हिंदी के उपसर्गों की बात करें तो हिंदी के उपसर्ग मूल रूप से संस्कृत से ही विकसित हुए हैं और इनकी संख्या कितनी होती है? माफ कीजिएगा, थोड़ा सा गला खराब हो रहा है। तो इसमें हिंदी के उपसर्गों की बात करें तो हिंदी के उपसर्गों की संख्या होती है 10। कौन कौन से ये 10 उपसर्ग है? अ, अन, अध, इसके अलावा उन, औ और अव, अ, व, अव और औ भी होता है, ये भी हिंदी का उपसर्ग है, ये याद रखेंगे। इसके अलावा कु, सु, स, विन, भर, हु, ये सभी आपके हिंदी के उपसर्ग हैं। और उर्दू यानी कि आपके जो आगत उपसर्ग हो जाएंगे वो कौन से उपसर्ग हो जाएंगे? जो अन्य भाषाओं से हिंदी में आए हैं। जैसे कि उर्दू और फारसी के उपसर्गों की बात करें तो कम, खुश, गैर, दर, ना, बद, वे, ला, हम, बा, सर, हम, विला, ये सभी आपके अरबी यानी फारसी के उपसर्ग हैं, अरबी या फारसी के। इसके अलावा अंग्रेजी के उपसर्गों की बात करें तो सब, वाइस, चीफ, हेड, फुल, हाफ, ये सभी अंग्रेजी के उपसर्ग हैं। तो देखिए यहाँ पे जो आपका दा उपसर्ग है, मैंने आपको बताया दा किस में आता है? सॉरी, दा नहीं, बा किस में आता है? तो बा जो आता है ये आपके उर्दू या फिर फारसी उपसर्ग में आता है। उर्दू के उपसर्ग जैसे कि अरबी और फारसी के उपसर्ग में आता है, तो ये आपका हो गया आगत उपसर्ग। तो आगत उपसर्ग किन्हें कहा जाता है ये आपको पता रहना चाहिए। विदेशी भाषाओं से हिंदी में आए उपसर्गों को आगत उपसर्ग कहा जाता है। और देखिए उर्दू, अरबी या फारसी, उर्दू के अरबी या फारसी से ये उपसर्ग हिंदी में आया है बा उपसर्ग, तो ये आपका हो जाएगा आगत उपसर्ग। तो आपके संस्कृत में कितने उपसर्ग होते हैं? कौन कौन से होते हैं? हिंदी में कितने उपसर्ग होते हैं? कौन कौन से होते हैं? ऐसे ही उर्दू और फारसी में कितने उपसर्ग होते हैं? अंग्रेजी के उपसर्ग, सभी उपसर्ग मैंने बता दिए। तो अगर आपसे उपसर्गों से आगत उपसर्ग या इस तरीके से क्वेश्चन आईओ के द्वारा पूछा जाता है तो आई होप आप करेक्ट करके आएंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पे स्क्रीन पर लिखना पॉसिबल नहीं है, आप सभी लोग लिख लीजिए, मैंने आपको सारे उपसर्ग बता दिए हैं। अगला देखेंगे, शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। तो देखिए यहाँ पे शुद्ध शब्द का चयन कर लेना है, तो क्या हो जाएगा? शुद्ध शब्द है आपका प्रशासन। प्रशासन को इस तरीके से लिखा जाता है, आप सभी को
आपको पता होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, बहुब्रीहि समास के उदाहरण का चयन कीजिए। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी। अगला क्वेश्चन देखें, निम्न में से कौन संयुक्त वाक्य नहीं है। तो देखिए इनमें से कौन सा संयुक्त वाक्य नहीं है ये बताना है। तो संयुक्त वाक्य क्या होते हैं, दो या दो से अधिक सरल वाक्य संयोजक अव्यय से जुड़े होते हैं, ये ध्यान रखेंगे। संयोजक अव्यय जैसे और, इसके अलावा एवं, तथा, तथा के अलावा होता है आपका अथवा, अतः। तो ये सभी आपके क्या होते हैं, संयोजक अव्यय होते हैं। इसके अलावा इसलिए, फिर भी, किंतु, परंतु, लेकिन, पर, तो, ये सभी आपके होते हैं संयोजक अव्यय। तो दो या दो से अधिक सरल वाक्य संयोजक अव्यय से जुड़े होते हैं। संयोजक अव्यय जैसे लेकिन, पर, तो, इसलिए, मैं, एवं, तथा, फिर भी, अथवा, अतः, किंतु, परंतु, ये सभी आपके संयोजक अव्यय होते हैं। तो देखिए आप सेंटेंस देखें, शीला आपको अपना बड़ा भाई मानती है। इसमें आपका कोई भी संयोजक अव्यय लगा है या नहीं लगा है, ये देख लीजिए आप। अगला है आपका, बिजली थोड़ी देर के लिए आई और वह चली गई। तो यहाँ पे और जो है ये आपका क्या लगा है, संयोजक अव्यय लगा है। राम कल बद्रीनाथ जाएगा और सीता गंगोत्री जाएगी, यानी कि ये यहाँ पे भी आपका और जो है ये संयोजक अव्यय लगा हुआ है। और अगला है, आप चाय पियेंगे या कॉफी। तो या जो है ये भी आपका क्या हो जाएगा, या ये भी आपका संयोजक अव्यय में आता है। तो देखिए दूसरा, तीसरा और चौथा, इसमें आपके संयोजक अव्यय जुड़े हैं, लेकिन पहले वाले में कोई भी संयोजक अव्यय नहीं जुड़ा है। तो आपका ये आपका संयुक्त वाक्य नहीं होगा, यानी कि ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। इस तरीके से इसको सॉल्व कीजिएगा इस क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से मिश्र वाक्य का चयन कीजिए। अब देखिए मिश्र वाक्य क्या होते हैं, जिन वाक्यों में एक मुख्य उपवाक्य हो, ध्यान दीजिएगा, जिन वाक्यों में एक मुख्य उपवाक्य हो और अन्य आश्रित उपवाक्य हो और इनको जोड़ने वाले समुच्चयबोधक अव्यय जैसे कि, जो, इसके अलावा क्योंकि, जो, क्योंकि, इसके अलावा जैसा, वैसा, जब, तब, जहां, वहां, जिधर, उधर, यदि, तो, यद्यपि और तथापि, ये सभी आपके क्या हैं, ये सभी आपके समुच्चयबोधक अव्यय हैं। तो जिन वाक्यों में एक मुख्य वाक्य हो और अन्य आश्रित उपवाक्य हो, इनको जोड़ने वाले समुच्चयबोधक अव्यय जैसे कि, जो, क्योंकि, जैसा, वैसा, जब, तब, जहां, वहां, जिधर, उधर, यदि, तो, यद्यपि, तथापि हो, तो ये आपके हो जाएंगे मिश्र वाक्य। अब यहाँ पे देख लीजिए आपका कौन सा मिश्र वाक्य नहीं है, किसमें मिश्र वाक्य नहीं है। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर देखें तो कौन सा हो जाएगा, ये वाला, यदि इस बार वर्षा न हुई तो सारी फसल नष्ट हो जाएगी। तो देखिए, तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे कौन सा मिश्र वाक्य है ये बताना था। तो यदि जो है ये समुच्चयबोधक अव्यय है तो यहाँ पे आपका हो जाएगा मिश्र वाक्य। तो बाकी में आपके समुच्चयबोधक अव्यय नहीं लगे हुए हैं, ये आपके कौन से वाक्य हो जाएंगे बताएं जल्दी से कमेंट करके, ये आपके सरल वाक्य हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, किसी बड़े नाम, पद आदि का संक्षिप्त रूप लिखने के लिए किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। तो देखिए किसी बड़े नाम, पद आदि का संक्षिप्त रूप लिखने के लिए किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, ये चिन्ह है आपका अवतरण चिन्ह, यानी कि डबल इन्वर्टेड कॉमा। ऑप्शन डी यहाँ पे आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, दांत काटी रोटी मुहावरे का अर्थ है। दांत काटी रोटी मुहावरे का अर्थ क्या होता है, अधिक मित्रता होना। ऑप्शन डी यहाँ पे आपका राइट आंसर है। अगला देखेंगे, गणेश
गोबर गणेश होना मुहावरे का अर्थ है। तो देखिए गोबर गणेश होना इस मुहावरे का अर्थ होता है मूर्ख होना। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है इस क्वेश्चन का। और मुहावरे इसके अलावा लोकोक्तियों से अक्सर क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं आयोग के द्वारा, तो इनको जरूर ध्यान रखेंगे। आप सभी को आज का ये सेशन पसंद आ रहा है तो जल्दी से लाइक कर लें। जिन लोगों ने अभी भी हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और सेशन ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है आप सभी लोगों को अपने दोस्तों के साथ, अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में। सभी आगामी एग्जाम्स के लिए आज का ये सेशन काफ़ी महत्वपूर्ण है। और अभी तक ऐसे ही बहुत सारे सेशन आप सभी को हिंदी के प्रोवाइड करा दिए गए हैं। तो जिन लोगों ने नहीं देखे इन सेशन को, स्टडी विद एम पर प्लेलिस्ट अलग से बना दी गई है हिंदी की, तो वहाँ पे आप विजिट करके अब तक के सारे क्लासेस को एक साथ देख सकते हैं। और आज रात को 8 बजे आपको करंट अफेयर की क्लास मिलने वाली है, तो उसके लिए भी आप सभी लोग तैयार रहिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते हैं, अच्छे व्यू आते हैं उसमें, तो तुरंत ही आपको उसकी PDF विद आंसर प्रोवाइड करा दी जाएगी टेलीग्राम ग्रुप पर। अगला क्वेश्चन देखेंगे जो रहीम गति दीप के कुल कपूत गति सोए बारे उजियारे करो अंधेरो रोयो। उपरोक्त में कौन सा अलंकार है? तो देखिए इनमें से बताना है कि कौन सा अलंकार है। तो इसमें अलंकार है आपका कौन सा? श्लेष अलंकार। आपको श्लेष अलंकार पहले भी बता चुकी हूँ मैं, श्लेष अलंकार क्या होता है। तो देखिए श्लेष का शाब्दिक अर्थ होता है चिपकना। इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है? श्लेष का चिपकना। यानी कि जहाँ एक शब्द के अनेक अर्थ चिपके रहते हैं, एक शब्द के अनेक अर्थ चिपके रहते हैं, या एक शब्द के अनेक अर्थ जहाँ पे होते हैं वहाँ पर कौन सा अलंकार होगा? वहाँ पे आपका होगा श्लेष अलंकार। जैसे कि देखिए इन पंक्तियों में बारे जो शब्द है, सेकंड वाली लाइन में अगर आप बारे देखते हैं तो बारे का जो अर्थ है वो दो तरीके से प्रयोग किया गया है। बारे का मतलब एक तो जलने पर इसका अर्थ लिया गया है यहाँ पे। दूसरा बारे का मतलब बचपन के लिए भी बारे शब्द का ही प्रयोग किया गया है। तो इसके दो अर्थ यहाँ पे निकलते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका श्लेष अलंकार। तो यहाँ पे याद रखना है कि एक शब्द कि जब जहाँ पर अलग अलग अर्थ होते हैं, एक शब्द के अनेक अर्थ उससे चिपके रहते हैं, या फिर एक ही शब्द के अनेक अर्थ जहाँ पे होते हैं वहाँ पे आपका होता है श्लेष अलंकार। ध्यान रख लीजिए, गांठ बांध लीजिए, क्योंकि जो अलंकार है वो पूछे जाने ही जाने हैं। एक दो क्वेश्चन तो अलंकार से आते ही हैं आयोग के द्वारा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। तो शुद्ध शब्द इनमें से कौन सा हो जाएगा? जल्दी से बताएं कमेंट करके जिन लोगों को आंसर आ रहा है। तो शुद्ध शब्द बताना है। यहाँ पे आशीर्वाद लिखा जाता है इस तरीके से, तो ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन देखें, अशुद्ध शब्द का चयन कीजिए। तो अशुद्ध शब्द है कौन सा? देखिए सम्मार्ग, सम्मुख, सौहार्द सभी आपके अशुद्ध हैं, तो ऑप्शन डी यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देखेंगे, निम्नलिखित शब्दों में यण संधि वाले शब्दों का चयन कीजिए। तो यण संधि वाले शब्दों का चयन कर लेना है। यण संधि क्या होती है बताइए? यण संधि, तो देखिए यण संधि क्या होती है? यण संधि में होता है यदि, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ और री के बाद अलग स्वर आए। यदि छोटी ई, बड़ी, छोटा ऊ, बड़ा ऊ और री के बाद कोई अलग स्वर आए, यही स्वर रिपीट ना हो, कोई दूसरा स्वर आए, तो छोटी ई और बड़ी ई का क्या हो जाता है? य हो जाता है। छोटा ऊ और बड़ा ऊ का व हो जाता है और री का हो जाता है र। ये याद रखना है, ये यण संधि का नियम है। यदि छोटी ई, बड़ी, छोटा ऊ, बड़ा ऊ और री के बाद कोई अलग स्वर आए तो छोटी और बड़ी का य हो जाता है, छोटा ऊ और बड़ा ऊ का व हो जाता है और री का हो जाता है र। अब यहाँ पे बताएं कि आपका यण संधि वाले शब्द कौन से हो जाएंगे? तो देखिए यण संधि वाले कौन कौन से हो जाएंगे? यहाँ पे देखिए छोटी ई, और यहाँ पे देखें तो छोटी ई है आपका और यहाँ पे है अ, तो छोटी ई और छोटी, बड़ी, छोटा ऊ, बड़ा ऊ और री के अलावा को अन्य स्वर, यहाँ पे यानी कि अन्य स्वर आ रहा है आपका अ, तो छोटी और अ के मिलने से यहाँ पे क्या बन जा रहा है? आपका य बन जा रहा है। तो ये तो आपका बिल्कुल सही है, ये तो यण संधि का उदाहरण है। और ऐसे ही सु धन आगत, तो सु यहाँ पे छोटा ऊ है और यहाँ पे
छोटा ऊ, इसके अलावा अन्य स्वर है आपका यहाँ पे आ, तो छोटा ऊ और आ मिलकर यहाँ पे क्या बना रहे हैं, वा बना रहे हैं। तो ये भी आपका बिल्कुल सही है, ये भी यण संधि का उदाहरण ही है। तो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों, ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है आपका। अगला क्वेश्चन देखेंगे, उत धन मत, यानी कि उत धन मत, इसमें देखें तो यहाँ पे कौन सा व्यंजन है आपका, आधा तौ है और यहाँ पे आपका मौ है। तो आधा तौ और मौ से मिलकर बना है न्यो, तो उन्मत्त बनता है आपका। इसका अगर हम पूरा संधि कर दें, इनका संधि विच्छेद का संधि कर देते हैं तो उन्मत्त बनता है। तो उन्मत्त में कौन सी संधि है ये बताना है। तो देखिए यहाँ पे आपका कौन सी संधि है, व्यंजन संधि, ये आपको याद रखना है। यहाँ पे हो जाएगी आपकी व्यंजन संधि, क्योंकि यहाँ पे भी आपका व्यंजन है, यहाँ पे भी व्यंजन है, तो आपकी यहाँ पे हो जाएगी व्यंजन संधि। अगला क्वेश्चन देखेंगे, माला फेरत जुग भया, गया न मन का फेर, कर का मन का डारी के, मन का फेर, उपरोक्त में कौन सा अलंकार है। तो देखिए यहाँ पे बताना है कौन सा अलंकार है। अभी आपको श्लेष अलंकार बहुत अच्छे से बताया मैंने, अब यहाँ पे बताना है कि कौन सा अलंकार है। अगर आपको आंसर आ रहा है आप राइट आंसर लगा सकते हैं कमेंट सेक्शन में कमेंट करके। तो देखिए यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यमक अलंकार। कैसे, अब यमक अलंकार कहाँ पे होता है आपको पता होगा तो ही आप करेक्ट कर पाएंगे। तो देखिए यमक अलंकार कहाँ होता है, जहाँ कोई शब्द दो या दो से अधिक, जहाँ पर कोई शब्द दो या दो से अधिक बार आए और प्रत्येक बार अर्थ अलग हो, उसे यमक अलंकार कहा जाता है। इंपॉर्टेंट है आपका, इसको ध्यान रखेंगे। जहाँ कोई शब्द दो या दो से अधिक बार आए और प्रत्येक बार अर्थ उसका क्या हो, अलग हो, तो वहाँ पे होता है आपका यमक अलंकार। अब देखिए यहाँ पे हम इस दोहे को देखते हैं, ये इन पंक्तियों को अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर मन का जो शब्द है, मन का फेर, तो यहाँ पे जो मन का शब्द है ये कितने बार प्रयोग किया, यहाँ पे भी मन का है, देखिए यहाँ पे भी मन का है, तो कई बार मन का जो है इनका कई बार प्रयोग किया गया है इन दोहे में। देखिए यहाँ पे जो मन का आया हुआ है इसका अर्थ एक तो है अलग अलग, इनका अर्थ जो है इसका अर्थ अलग अलग है। एक तो मन का मतलब है यहाँ पे हृदय से, हृदय से मन का अर्थ यहाँ पे एक तो हृदय से लिया गया है, दूसरा मोतियों की माला का अर्थ भी यहाँ पे मन का से लिया गया है। तो दो अर्थ यहाँ पे निकल रहे हैं एक ही शब्द के, और अलग अलग दो तीन बार इनका प्रयोग भी किया गया है इन शब्दों का। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा यमक अलंकार, जहाँ कोई शब्द दो या दो से अधिक बार आए और प्रत्येक का अर्थ अलग अलग हो, तो वहाँ पे हो जाता है आपका यमक अलंकार। तो ये याद रखना है आपको। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, कभी नाव गाड़ी पर कभी गाड़ी नाव पर, लोकोक्ति का अर्थ है। तो देखिए कभी नाव गाड़ी पर कभी गाड़ी नाव पर, इस लोकोक्ति का अर्थ होता है एक दूसरे की सहायता लेनी ही पड़ती है, यानी कि ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। और लास्ट क्वेश्चन है इस सेशन का, जो पद क्रिया के होने की रीति या विधि संबंधी विशेषता बताता है उसे डैश कहते हैं। तो देखिए जो पद क्रिया के होने की रीति या विधि संबंधी विशेषता बताता है उसको कहा जाता है क्या, रीतिवाचक क्रिया विशेषण। ऑप्शन ए यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ओके गाइस, आज के इस सेशन में इतना ही। आई होप आप सभी को आज का ये सेशन काफ़ी पसंद आया होगा। अगर आप सभी को आज का ये सेशन पसंद आता है तो इस सेशन को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए। जिन लोगों ने अभी भी हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।